शिक्षा की गिरती हुई गुणवत्ता की वजह से हमारे देश के नौजवानों में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो रहा है। हमने एक बड़ी अच्छी मुहिम छेड़ी हुई है, भारत सशक्तिकरण अभियान। कौन सा ऐसा कदम उठाया जाए कि हमारे देश के आम आवाम में राष्ट्रीय भावना जागृत हो। इस देश के सामने बहुत बड़ी एक यक्ष प्रश्न जिसे कहते हैं वो है कि इस आजाद भारत में भी हम जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये राष्ट्रगान के रूप में हम गाते हैं। ये राष्ट्रगान, राष्ट्र वंदना, राष्ट्र के लिए प्रार्थना होती है। लेकिन कविवर गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1911 में जाति पंचम के आगमन पर उन्हें महिमा मंडित करने के लिए जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता गाया था। तो आज मैं यह जानना चाहता हूं कि आज इस आजाद भारत में भारत का भाग्य विधाता कौन है, या यह हमारे स्वतंत्र देश के लिए यह राष्ट्रगान उचित है? जनगण मन पर प्रश्न करके गुप्ता जी, आपने एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा उठाया है। लंबे समय से इस पर विवाद होता रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री, जब वह राजस्थान के राज्यपाल रहे, स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी राज्यपाल रहते, उन्होंने उस पर कहा था कि अधिनायक कौन है, इसमें अधिनायक शब्द हटाया जाना चाहिए। दक्षिण भारत के एक बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, वह इस मुद्दे को बड़ा जोर शोर से उठाते रहे कि नहीं, यह हमारी गुलामी का प्रतीक है, इसे हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे मार्कंडेय काटजू जी, वह भी इस पर प्रश्न उठा चुके हैं कि हमारी दास्ता का प्रतीक है। क्योंकि जैसा आपने भी बताया अपने प्रश्न में ही कि सन 1911 में तत्कालीन ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम जी जब भारत पधारे तो उनके महिमा मंडन के लिए यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचा गया। जब यह विवाद उत्पन्न हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी इस पर अपना खुलासा किया था, स्पष्टीकरण दिया था। इस पर मतभेद है दोनों समूहों। उन्होंने लिखा कि नहीं, मैं तो अपनी बेइज्जती समझता हूँ इस प्रश्न का उत्तर देना कि क्या मैं उनकी महिमा मंडन के लिए ऐसा लिखा। अर्थात वो कहना ये चाहते थे कि जॉर्ज पंचम के महिमा मंडन के लिए यह गीत नहीं लिखा गया। सबसे पहले इस गीत की रचना उन्होंने बंगला भाषा में की, तो उसका शीर्षक था भरतो भाग्यो विधाता। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी के कहने पर एक मुस्लिम कवि थे, उन्होंने इसका उर्दू और हिंदी में अनुवाद किया। 1911 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 27 दिसंबर को, तो पहली बार सार्वजनिक रूप से जनगण मन को गाया गया। और उसी दिन उसी सम्मेलन में एक और चौधरी जी थे, उनकी कविता गाई गई हमारा बादशाह, जो कि पूरी तरह से जॉर्ज पंचम के समर्थन में था। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जॉर्ज पंचम की उस सम्मेलन में उसने प्रशंसा इसलिए की क्योंकि उसके तत्काल पहले वायसराय के कहने पर जॉर्ज पंचम ने जो बंगाल विभाजन का आदेश था उसे रद्द कर दिया था, तो उनकी प्रशंसा की गई। तो कई लोग कहते हैं कि उसी प्रशंसा के निमित्त रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जी इस पर सफाई की नहीं, बाद में ऐसा उद्देश्य हमारा नहीं रहा। अब संविधान ने उसे अंगीकार किया 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में। मेरा यह मानना है व्यक्तिगत रूप से कि जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा रचित, जिसने अपने काल में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों को ललकारा, उनके अंदर आग पैदा की, उनको संघर्ष के लिए तैयार किया। उपयुक्त तो यही होता कि उस वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाया जाता। लेकिन अब संविधान निर्माताओं की क्या मंशा रही, वो लोग क्या सोच रही, जिसके आधार पर उन्होंने जनगण मन को एक ऐसे गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी जो आज भी विवादास्पद है। तो मेरा यह मानना है कि यह जो प्रश्न है यह हमारे देश के बड़े
जो सामाजिक राजनीतिक दल हैं और उनके जो बड़े नेता हैं उन पर छोड़ा जाना चाहिए। हाँ, बेहतर ये होगा कि यदि हम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा दे पाते तो बेहतर होता। बात पाटिल जी, जो आपने बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगान के रूप में शुरू किए जाने के बाद जो आपने कहा वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें यह वो उत्तेजना व भाव उत्पन्न होता है वंदे मातरम में। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि अभी तक जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, जो व्यवस्था की कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, उनके दिमाग में यह बात नहीं चल रही है। और कोई ऐसा काम नहीं है कि सत्ता अगर चाहे तो काम न हो, बहुत बड़ा काम नहीं है। इसलिए तो मैं भारत सरकार से यह कहना चाहूँगा कि ये सब विचार करके और जितने भी हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े महान कवि हैं, उनसे राष्ट्रगान के लिए वो करें कि वो अपनी रचना दें और वो रचना स्वीकार हो और राष्ट्रगान हमेशा के लिए चले। लेकिन प्रश्न है सर आपसे कि इस समय यूपी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं अगले महीने संभवतः, और इस बोर्ड परीक्षा को लेकर के विद्यार्थी बहुत ही तनाव में रहते हैं। इसके संबंध में विद्यार्थियों को कैसे तनाव मुक्त किया जाए और वो कैसे अच्छे ढंग से परीक्षा दें जो सफलता के सोपान पर पहुंचे, इसके संदर्भ में आपसे मैं मार्गदर्शन चाहूंगा। छात्रों के संबंध में आपने प्रश्न किया, जिस क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से लेकर मार्च में पहले सप्ताह में समाप्त हो जाएगी। तो परीक्षाओं के साथ सामान्यतः होता ही है कि उसके नाम से ही बच्चों में एक अलग प्रकार का भय सा व्याप्त होता है जो नहीं होना चाहिए। इस भय को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए, जैसे उन्होंने निरंतर कहते हैं सतत आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था की। जब हम लोग पढ़ते थे तो हाई स्कूल तक हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान इन विषयों में प्रयोगात्मक अंक नहीं होते थे। आज व्यवस्था बदली हुई है। 100 में 70 नंबर के लिखित प्रश्न पत्र से आते हैं और 30 नंबर में आंतरिक मूल्यांकन होता है, अर्थात साल भर में उनके प्रदर्शन को देखा जाता है और 30 में से वह अंक उन्हें जो उनके गुरु जी हैं जिनसे वो पढ़ते हैं वो प्रदान करते हैं। तो यह सब ऐसे कदम हैं जो परीक्षा को लेकर उनके मन में जो तनाव उत्पन्न होता है उसको दूर करने के लिए उठाए गए हैं। पहले 2-2 वर्ष का पाठ्यक्रम था, हाई स्कूल में भी, इंटर में भी, और दोनों वर्ष का मिलाकर एक पूरक परीक्षा देनी पड़ती। 2 साल के बाद पाठ्यक्रम लंबा हो जाता था, उससे तनाव होता था। उसको कम करने के लिए सरकार ने क्या किया कि 9-10 अलग कर दिया। अब केवल 10 में जो पढ़ेंगे एक साल उसकी परीक्षा देनी है। 11-12 की कक्षाओं का पाठ्यक्रम पृथक कर दिया गया। अब जो 12 पढ़ते फिर उसकी परीक्षा देनी है। तो इस दबाव को, तनाव को कैसे दूर किया सके, सतत इसमें सरकार प्रयत्नशील है। पाठ्यक्रम को कम किया जा रहा है, बस्ते के बोझ को कम किया जा रहा है। बच्चों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमको जो पढ़ाया गया उसको हम अनवरत रूप से, नियमित रूप से तैयार करें और परीक्षाओं के भय को दूर करके हम उसमें बैठे अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करें। परीक्षाओं के अंक से ही उनकी सफलता असफलता नहीं मापी जा सकती है, क्योंकि जीवन में अब जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार होता जा रहा है वहाँ केवल अंक मायने नहीं रखते। कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित, साक्षात्कार, ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें आपके व्यक्तित्व के कई पहलुओं की जांच होती है। तो अंक एक
मात्र एक कारक नहीं रह गया, कई कारकों में एक कारक और भी है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यही हमारे लिए संपूर्ण नहीं है अंक प्राप्त करना है। और इस प्रकार से परीक्षाओं को सरल और सहज ढंग से लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, उसका भय उनके मन में नहीं होना चाहिए। माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को इस विषय में उन्हें और समझाने और प्रेम से बताने की आवश्यकता है कि वह सहज ढंग से अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करें, बिना किसी तनाव के परीक्षा में जाए, अच्छी आशा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, तो परिणाम भी अच्छा होगा।